नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं प्रिंस बंसल आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि सब्जेक्ट पॉलिटी पे बेस्ड रहेगी। पहले मैंने ये सोचा था कि इस सब्जेक्ट को मैं टोटली इंग्लिश में पढ़ूँगा, लेकिन नहीं, फिर मैंने देखा कि टोटल इंग्लिश में इसके रिगार्डिंग बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी यूट्यूब या अदर सोर्सेज़ पे अवेलेबल है। बट एक जनरल लैंग्वेज में जो एक्सप्लेनेशन होता है सब्जेक्ट का, वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम एक जनरल लैंग्वेज में करेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा। जैसे जिस टॉपिक की डिमांड होगी उसको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए हम इसका सिलेबस देख लेते हैं पहले। तो सिलेबस में जो यूपीएससी पर्टिकुलरली है, वो 3 फेजेस में अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। देखो, प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो जो ये पॉलिटी सब्जेक्ट है, अगर हम प्री की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें, तो उसके अंदर आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसके अंडर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एक्सेट्रा। ये आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपके इर्द-गिर्द राजनीतिक तौर पर घूम रहा है, वो सब पॉलिटी के अंडर आता है। वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो, या कोई नई पॉलिटिक्स में कोई नया चेंज आ रहा हो, वो सब पॉलिटी के अंडर आता है। और हम सेम एज़ मेंस की बात करें, तो मेंस में पर्टिकुलरली 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं। तो जो जीएस 2 का पेपर था, जनरल स्टडीज़ 2 का पेपर होता है, उसके अंडर हमारा ये पॉलिटी का सब्जेक्ट कवर होता है। बट हम इसके अदर सब्जेक्ट्स में भी रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे जो जीएस 1 है, उसके अंदर भी हम 1-2 क्वेश्चन में इसका रेफरेंस आराम से दिया जा सकता है। जीएस 4 एथिक्स का पेपर, इसमें डायरेक्टली हम रेफरेंस नहीं दे सकते, बट अगर किसी केस स्टडी के अंडर हम इसका पर्टिकुलरली किसी आर्टिकल का या किसी लॉ का हम रेफरेंस दे सकते हैं, अगर वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट आए तो। अगर हम इसके स्कोप की बात करें, तो पॉलिटी एज़ अ सब्जेक्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में एवरेज 15 क्वेश्चंस हर साल लगभग आ जाते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात करें तो 3-4 प्लस माइनस चलता रहता है। तो जैसे 2021 में 17 क्वेश्चन थे, 22 में 9, फिर 23 में 12, 24 और 25 में 15-15 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो हम एक एवरेज लेके चल सकते हैं कि 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, यानी 30 मार्क्स पॉलिटी आपको स्कोर करवा सकता है। अब पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्चुअल बेस्ड रहता है। आपको कुछ एक फैक्ट्स याद रखने हैं, उसके रिगार्डिंग आपको एक आंसर देना है। तो वो फैक्ट याद रखना आसान काम है, बजाए कि पूरी-पूरी थ्योरीज़ याद करना। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे फुल मार्क्स दिलवाने की भी एबिलिटी रखता है। यानी अगर 15 क्वेश्चन आए, यानी 13 मार्क्स का अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आया है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो 30 में से आप 30 मार्क्स लाने की कैपेबिलिटी ये पॉलिटी आपको देता है। अगर हम मेंस की बात करें, तो जो जीएस 2 में 12 से 14 क्वेश्चन, बिकॉज़ सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस और भी इसके जीएस 2 के अंडर कवर होते हैं, तो जो 12 से 14 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम पॉलिटी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर अब सोर्सेज़ की बात की जाए, तो कि भी हमें ये पढ़ना कहाँ-कहाँ से है, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज़, हमें जो ये बुक है, एक एम लक्ष्मीकांत, इसको नहीं छोड़ना है, इसके आपको मल्टीपल रीडिंग्स लेनी है। सेकेंडरी स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल हर पर्टिकुलर, जैसे ये पॉलिटी है, तो अ, लगभग जो हर अकेडमी का जो भी स्टडी मटेरियल है, वो सिमिलर ही होता है। तो ये मैटर नहीं करता आप किस अकेडमी से अभी कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप पर्टिकुलर अकेडमी को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप किसी भी एक पर्टिकुलर अकेडमी का कोई भी स्टडी मटेरियल उठा सकते हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर वो 2-3 साल पुराने भी है, तो भी उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप 2-3 साल पुराने भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं क्लास नोट्स, तो क्लास नोट्स जो ये यूट्यूब वीडियोज़ हैं, ये 15 से 20 मिनट की ही होंगी, ज़्यादा लंबी यूट्यूब वीडियोज़ पॉसिबल नहीं है। तो जो क्लास नोट्स है, उसके लिए आपको सेपरेट क्लासेस लेनी पड़ेगी। अगर आपको क्लासेस चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, तो हम गूगल मीट या ज़ूम पर अलग से क्लासेस की कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर जो करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास न्यूज़पेपर और मंथली मैगज़ीन्स तो रहती है। अब न्यूज़पेपर हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो हमें, अगर आप इंग्लिश से कर रहे हैं, तो द हिंदू आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा आपको शायद कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस आप सब्स्टिट्यूटरी बेसिस पे रख सकते हैं, बट जो यूपीएससी है, वो द हिंदू ही कहती है, तो मैं यही कहूँगा कि आप भी द हिंदू पढ़िए। हिंदी माध्यम से अगर आप कर रहे हैं, तो दैनिक जागरण का एक न्यूज़पेपर आता है, आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं टीवी डिबेट्स, तो एक संसद टीवी नाम से एक चैनल है, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल चैनल है। उसके ऊपर जो डिबेट्स आती है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डिबेट देखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की एक पर्टिकुलर हम डेफिनिशन पढ़ते हैं। डेफिनिशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें एक ज़रूरत क्या पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे पास पहले, जैसे जब ब्रिटिश रूल था, तब भी हमारे पास लो रूल्स रेगुलेशंस थे।
जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, पुलिस थी, सब अपने-अपने रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रही थी। बट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसको क्या लगा कि भी हाँ, हमें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो अगर इस वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इसका मीनिंग बनता है कॉन्स्टिट्यूट और नेशन। यानी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट आवर नेशन इज नोन एज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज अ फंडामेंटल ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन दैट एस्टैब्लिश द कंसेप्शन कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी ये एक फंडामेंटल लॉ है, ये एक ऑर्गेनिक लॉ है जो हमारी गवर्नमेंट का कंसेप्शन कैरेक्टर और ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है कि कैसे कैसे हमारी गवर्नमेंट होगी, कैसे उसके कैरेक्टर रहेगा, कैसे वो ऑर्गेनाइज करेगी अपने आप को या कैसे वर्क करेगी। अब इस डेफिनेशन में 2 वर्ड पर्टिकुलरली आपकी आइज़ को कैच करने चाहिए, दैट इज़ फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक। अब दिक्कत क्या है, अब यहाँ पे फंडामेंटल का मीनिंग क्या है? व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड एज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तो जो फंडामेंटल मीनिंग क्या होता है? फंडामेंटल वर्ड का मीनिंग होता है व्हिच प्रिपेयर्स द बेस। यानी अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो अपन जो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है। 7th-8th क्लास में हम सबने पढ़ा है ये चीज़। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है। ऐसे ही जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेकिंग अ नेशन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर जो भी लॉ हम पास करेंगे, जो भी लॉ गवर्नमेंट पास करेगी, जैसे गवर्नमेंट एक्ट करेगी, गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेट्स एक्ट करेंगे, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे। कोई भी पर्सन इस कंट्री में जो इंडियन टेरिटरी है या इंडियन आउटसाइड इंडिया इंडियन टेरिटरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकता। सेकंड इज ऑर्गेनिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक क्यों कहा गया है? तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ आती है, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक इसलिए कहा गया है। अब ऑर्गेनिक अगर हम सिंपल मीनिंग समझने की कोशिश करें, तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है व्हिच हैज़ लाइफ। और लाइफ किसमें होगी? जो अब लाइफ अब कैसे पता लगाएगी कि इस पर्टिकुलर चीज़ में लाइफ है या नहीं है? अब एक पर्टिकुलर चीज़ में लाइफ होने का मतलब होता है कि दैट अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर और दैट अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यानी अगर जैसे सर्दी है, तो हम अपने आप को अडैप्ट करने की कोशिश करेंगे, हम अपने आप को और ज़्यादा कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे। अगर जैसे रेनी सीज़न है, मानसून चल रहा है, तो हम अम्ब्रेला वगैरह लेके निकलेंगे, दैट्स व्हेन वी आर लिविंग। वी कैन अडैप्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सेम एज़ विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए, तो अभी 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हो गया था। अब इस 2025 ऑलमोस्ट 75 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए हो चुके हैं। तो इस बीच में भी हमारे पास क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन 100% अमेंड हो चुका है। यानी जो पब्लिक नीड के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को बदला है। सिचुएशंस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को चेंज किया है। तो इस बीच जो प्रूव करता है यस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक लॉ। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने लिया कहाँ से है? मतलब इसके सोर्सेस क्या हैं? अब एक प्रॉपर ऐसे अब कुछ आइडियोलॉजीज होती है वो हम कहीं ना कहीं से सोर्स करते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल सोर्स क्या है? तो सबसे पहला सोर्स अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ जो एक 1935 में ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाए थे, जिसके अंडर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्टिकुलर बेस था वो बताया गया था। जैसे जो इंडियन टेरिटरी होगी वो फेडरल स्कीम से होगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो गई, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी प्रोविजन। सेम है जो हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो सिस्टम है या कैबिनेट सिस्टम है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रॉपर हमारे पास फंडामेंटल राइट है वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। एज़ अ सिमिलरली हमारे पास ऑलमोस्ट 11 से 12 सोर्सेस हैं, जहाँ से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स किया। मतलब जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, तो उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड सर्वे करवाया था। सब जो पूरे वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको स्टडी किया था। और उसमें से जो उनको बेस्ट लगा कि ये हमारे नेशन के लिए बेस्ट हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिचुएशन एडिट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविज़न रखा गया था। तो ये 11 से 12 सोर्सेस हैं, ये आपको प्रॉपर याद करने पड़ेंगे। ये लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको धीरे-धीरे आगे-आगे बढ़ाता हूँ, आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे वो कितने टाइप के होते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास 2 ही टाइप के होते हैं, रिटन और अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास है, जो इंडिया के पास है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे ब्रिटेन फॉलो करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन का मतलब क्या होता है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा, जो कि सबसे टॉप पे होगा। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को सरपास नहीं करेगा। यानी टॉप पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उससे ऑथेंटिकेटेड लॉ होंगे, जैसे लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के सब अंडर आएँगे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं आएगा। अगर गवर्नमेंट को कोई भी नया लॉ इस सोसाइटी में लाना है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिडिटी दिलानी पड़ेगी, बिकॉज़ इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ सुप्रीम। एंड ऑन द अदर हैंड इट इज़ नॉट
It is it is not easy to amend a written constitution as compared to an unwritten constitution. अब unwritten constitution हमारे पास क्या होगा? तो unwritten constitution में होता है सब लॉज एक ही लाइन में। गवर्नमेंट चाहे किसी भी लॉ को किसी भी टाइम चेंज कर सकती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर लॉ के लिए जो आपको चेंज करना है। तो जो लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3 सब एक लाइन में होंगे। गवर्नमेंट अगर चाहेगी लॉ 1 हटा दो तो वो 1 मिनट में हटा सकती है। दैट्स ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट। लॉ 2 हटा दो या लॉ 4 ले आओ या लॉ इंफिनिटी ले आओ। बट जो भी गवर्नमेंट करना चाहे अपने उस पे कर सकती है। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक वीक डॉक्यूमेंट रहता है एज कम्पेयर टू द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक कंसेप्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। अब हमने सब लिख लिया अपने पास। हमने एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसके अंदर एक प्रॉपर हमारे पास सारे प्रोविजंस लिखे गए हैं। हर जो पार्लियामेंट हमारी कैसे वर्क करेगी, कोई भी लॉ कैसे चेंज होएगा, वो सब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया। बट अब एक चीज हमारे पास हमने यहाँ पे ये छोड़ दी, क्या ये सब जस्ट भी है? आई मीन क्या ये सब जस्टिफाइड भी है? तो ये चीज आती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। ये तो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, वैसे से ही आया ये भी। तो इसमें क्या होता है, ये चेक करते हैं कि भी जो भी चीज हम कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी कंट्री में चल रही है, वो सब एक प्रॉपर वे में और एक जस्ट मैनर में चल रही होनी चाहिए। तो जो इसके प्रिंसिपल्स है, तो जो सब कुछ चलेगा वो कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। जो पावर, जो गवर्नमेंट की पावर है, जो ब्यूरोक्रेसी की पावर है, जो जुडिशरी की पावर है, उसमें थोड़ी लिमिट्स होनी चाहिए। कोई भी आर्बिट्ररी वर्क नहीं होना चाहिए, किसी कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। अब क्या हमारे पास सर ऐसे प्रोविजंस है? अभी क्वेश्चन उठेगा, क्या हमारे पास ऐसे प्रोविजंस है जो ये सब चीजें इंश्योर करते हैं कि भी हाँ, ये सब हमारी कंट्री में हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमारे पास है? तो यस, देयर आर प्रोविजंस व्हिच इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, जो जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, उन सब की पावर सेपरेटेड है। सेंट्रल स्टेट की पावर शेड्यूल 7 के अंदर सेपरेटेड है। दे चेक्स एंड बैलेंस है हमारे पास। यानी अगर कोई ब्यूरोक्रेटिक गलती करेगा तो उसके ऊपर लेजिस्लेचर बैठा हुआ है, लेजिस्लेचर गलती करेगा तो उसके ऊपर जुडिशरी बैठी हुई है। तो सबके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे पास लगे हुए हैं। जुडिशरी हमारे पास इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी अपने हिसाब से वर्क कर सकती है, सुमो तो ले सकती है। अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्ट करती है तो उसके ऊपर सुमो तो केस जुडिशरी ले सकती है। फिर जो जुडिशियल रिव्यूज का पावर है, अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्ट करती है या स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, उस सब पे जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशरी के पास है। हमारे पास जो सुप्रीम है वो रूल ऑफ लॉ है, यानी रूल ऑफ जो लॉ से ऊपर किसी का रूल नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए हमारे पास आरटीआई एक्ट है। यानी हर डिपार्टमेंट में अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं। तो फॉर टुडे लेट्स कॉल इट अ डे। फ्रॉम टुमारो वी विल गोइंग टू ऑफिशियली स्टार्ट preamble. We will see all the aspects of preamble. Thank you for watching. If you like this video, please hit the like button and share your reviews on comment section. Thank you.